नमस्कार, मैं रविंद्र सर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में मैं आज लेकर के आया हूं वर्तनी सुधार। हमने अक्सर देखा कि लोगों को हिंदी पढ़ने लिखने में समस्या जो हो रही है वह अलग बात है, लेकिन सबसे अधिक जो समस्या हो रही है उनको वर्तनी को लेकर। कुछ लोगों को पढ़ने और लिखने में कोई समस्या नहीं हो रही है, लेकिन उस वर्तनी को लिखने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि आखिर में हम कुछ शब्दों को हम कैसे सही करें, किस प्रकार से उनकी मात्राओं पर ध्यान दें, किस प्रकार से उनका अनुस्वार लगाएं, कहाँ पे अनुस्वार किस प्रकार का लगेगा। इन्हीं बातों की चर्चा करने के लिए आज के इस व्याख्यान में मैं लेकर के आया वर्तनी सुधार के लिए। मैं आपको इससे पहले हम आपको वर्ण विचार पढ़ा चुके हैं। वर्ण विचार में आपको वर्ण विच्छेद और शब्द के बारे में भी बता चुके हैं। ये सब आप जान चुके हैं और उसके बाद आप जब जान चुके हैं उस शब्द को कैसे हम लिखें कि हमको गलती ना हो, किसी शब्द की मात्रा की गलती ना हो, उसमें अनुस्वार लगाने की गलती ना हो, तो ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम वर्तनी कहते किसको हैं, सबसे पहले हम यह देखते हैं। तो वर्तनी का शाब्दिक जो अर्थ होता है वह शाब्दिक अर्थ होता है अनुकरण करना। वर्तनी का शाब्दिक अर्थ होता है अनुकरण करना अथवा पीछे चलना। वर्तनी का शाब्दिक अर्थ अनुकरण करना अथवा पीछे चलना। भाषा के शब्दों में ध्वनियों का जिस क्रम में प्रयोग होता है, जैसे कोई भाषा हो उसके शब्द में ध्वनियों का जिस क्रम में प्रयोग होता है उसको उसी क्रम में शब्दों को लिखित रूप प्रदान कर देना ही शब्दों की वर्तनी कहलाती है। आप इस पर ध्यान दीजिए। अब बात यह आता है, हम वर्तनी को जान गए कि जो है भाषा के शब्दों में ध्वनियों का जिस क्रम में प्रयोग होता है उसी क्रम में शब्दों को लिखित रूप प्रदान कर देना ही वर्तनी कहलाता है। तो अब हमको विचार करने की आवश्यकता है कि वर्तनी कितने प्रकार की होती है, हमको यह देखना। वर्तनी 3 प्रकार का होता है। वर्तनी के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार से उसमें गलतियों की संभावनाएं वर्तनी में सबसे अधिक मिलती है। पहला, वर्ण स्तर पे प्रॉब्लम मिलती है, वर्ण स्तर पे समस्या होता है। दूसरा, शब्द स्तर पे समस्या होता है और तीसरा, वाक्य स्तर पे समस्या होता है। इन्हीं 3 जगहों पे हमको अधिकतम समस्याएं आती हैं। हालांकि किसी भी वर्तनी को यदि हम उसका सही उच्चारण करें, सबसे पहले हमको सही उच्चारण करना होगा किसी भी वर्तनी की शुद्धता के लिए। यदि हम उसका सही उच्चारण कर रहे हैं तो हमारा 95% वर्तनी शुद्ध होगा। हम उसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे और अच्छी तरह से लिख पाएंगे। अक्सर हमको समस्या क्या होती है कि हम उच्चारण ही गलत कर जाते हैं, और जब उच्चारण गलत करेंगे तब वहां पर हमारी वर्तनी सही नहीं हो पाएगी। इसलिए हमको सबसे पहले तो उसके उच्चारण पर भी ध्यान देना होगा। हम आते हैं अपने पॉइंट पर कि वर्तनी 3 प्रकार की होती है। एक वर्ण स्तर, शब्द स्तर और वाक्य स्तर। 3 प्रकार की, वर्ण स्तर, शब्द स्तर और वाक्य स्तर। वर्ण स्तर पर क्या होता है वर्तनी में? वर्ण स्तर पर जो होता है वह स्वर और उसकी मात्राओं, व्यंजन व संयुक्त व्यंजनों के बारे में आवश्यक नियम। वर्ण स्तर पर जो होता है वह स्वर और उसकी मात्राओं,
व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों के बारे में आवश्यक नियम होते हैं। हम मात्राओं के बारे में आपको पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं, पिछले पाठ में आपको हम पढ़ा चुके हैं कौन सी मात्रा किस प्रकार की होती है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगती है, उसके बारे में हम बता चुके हैं। तो हम उस चीज पे अधिक चर्चा नहीं करना चाहते हैं, हम आगे चलते हैं कि मात्राओं को हमको कैसे प्रयोग करना है। ये चीज हमारे पिछले वीडियो से आप देख सकते हैं। और दूसरा चीज होता है शब्द स्तर। शब्द स्तर पर होता है तीन प्रकार से हम शब्द स्तर पर भी गलतियां करते हैं। एक शिरोरेखा। शिरोरेखा, शिरोरेखा क्या है? शिरोरेखा का मतलब यह है, हम आपको यहीं पे बताते हैं, जब कोई भी शब्द होता है, यदि उसके सिर पर, उसके ऊपर जो रेखाएं खींची जाती हैं, उस रेखा को यदि हम सही नहीं खींचते हैं तब भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे यदि हम आपको लिखें कि मान लीजिए आज स्कूल देखिए, अभी हमने इस पर शिरोरेखा नहीं चढ़ाया है। शिरोरेखा मतलब इसके ऊपर जो सिर, इसके सिर पर जो रेखाएं चढ़ती है, इसकी गलती कहाँ होती है? जैसे मान लीजिए हम आज स्कूल, यहां तक हम शिरोरेखा सही करते हैं, थोड़ा सा अगला पॉइंट जैसे हम करते हैं बढ़ा दिए, हमने इसको बहुत ही लाइटली ले लिया, बहुत हल्के में ले लिया कि शिरोरेखा का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन शिरोरेखा थोड़ा सा इधर उधर हुआ, उसका अर्थ का अनर्थ कर देता है। देखिए क्या हो जाएगा? आज स्कूल बंदर खा जाएगा। आज स्कूल बंदर खा जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हम यही शिरोरेखा यदि हम सही लिखते हैं तो क्या हो गया? आज स्कूल बंद रखा जाए। तो ये होता है शिरोरेखा का कमाल। जैसे और भी तरह तरह के आपके उदाहरण मिलते हैं। किसी भी शब्द पे यदि हम शिरोरेखा को सही से नहीं लगाते हैं तो उसके अर्थ में परिवर्तन होने लगता है, उसका अर्थ का अनर्थ होने लगता है, कभी कभी उस शब्द पढ़ने में ही नहीं आता। तो ये इस चीज पे ध्यान देना होता है। शिरोरेखा, शिरोरेखा क्या करता है? शब्द की सीमा का निर्धारण करता है। शिरोरेखा का क्या काम है? शब्द की सीमा का, जो शब्द की सीमाएं हैं वह निर्धारण करता है। जैसे अगर हम कह दें कमल नयन, कमल नयन कर दें, अब हम इसकी शब्द की समय सीमा देखिए, कई दो तीन वर्ण मिले हैं, वर्ण मिल रहे हैं। जब यदि हम इसकी शिरोरेखा को ध्यान से लगाते हैं तो कमल नयन, आपका ये शब्द शब्द के सीमा का निर्धारण कर रहा है। यदि हम इसी को हम थोड़ा सा गलती कर देते हैं, कमलन यन, परिवर्तित लगने लगा, कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। इसलिए शब्द की सीमा का भी निर्धारण कौन करता है? शब्द स्तर की सीमा का निर्धारण शिरोरेखा करता है। तो वर्तनी का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी हो गया। उसके बाद आता है अनुस्वार। अनुस्वार जो होता है यह नासिक के ध्वनि है। अनुस्वार जो हम यह बिंदु लगाते हैं, यह नासिक के ध्वनि है। और यह नासिक की ध्वनि जो है, इसका उच्चारण स्तर जो होता है, इसके कई रूप होते हैं।
कई रूपों में इसके होते हैं, इसको अभी हम आपको इसके रूपों पर चर्चा करते हैं। उसके बाद अनुनासिक होते हैं, इसके भी कई रूप हैं। तो वर्ण स्तर हो गया, शब्द स्तर हो गया। शब्द स्तर के 3 रूप हुए, शिरोरेखा शब्द हुआ, अनुस्वार हुआ, अनुनासिक हुआ। और वर्तनी का तीसरा जो प्रकार होता है वाक्य स्तर। वाक्य स्तर हम अभी अनुनासिक और अनुस्वार को हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि यह लंबा चर्चा इस पर चलने वाला है, इसलिए जो है इसको अभी हम बता रहे हैं। इससे पहले जो छोटा विषय है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। वाक्य स्तर, वाक्य स्तर जो उचित विराम चिन्ह का प्रयोग पहले नंबर हमको करना चाहिए। उचित विराम चिन्हों का यदि हम सही से प्रयोग नहीं करेंगे तब भी अर्थ का अनर्थ होता चला जाएगा, या हमारा उसका अर्थ ही निकलना बंद हो जाएगा, हम अर्थ ही सही से नहीं निकाल पाएंगे। और दूसरा जो बात होता है, यदि आप सम्मान सूचक शब्द लिख रहे हैं कोई, सम्मान सूचक शब्द जैसे जी, श्री, जैसे आप पिता जी आप कह दें, उसको सम्मान सूचक शब्दों को उन शब्दों से अलग लिखें। जैसे अगर हम कह दें पिताजी, अब यदि हमको पढ़ना हुआ तो पिताजी पढ़ेंगे, लेकिन हमको यह क्या करना है, अलग करना है, सम्मान सूचक शब्दों को अलग करना। पिताजी, अगर हम इस तरह से कहते श्री राम स्वरूप, श्री राम स्वरूप, देखिए श्री राम स्वरूप यह गलत हो जाएगा। इसको क्या करना है, सम्मान सूचक शब्द जो है उसको अलग लिखना है, श्री राम स्वरूप। तो यह करना है वाक्य स्तर। हम पुनः आते हैं, क्योंकि हमको इसको मिटाना पड़ता, इसलिए हम इस अनुस्वार और अनुनासिक को अभी छोड़े हुए थे। अनुस्वार के और अनुनासिक के जो रूप हैं उनको हम देखते हैं। अनुस्वार के जितने रूप हैं, अनुस्वार के 5 रूप हैं, 5 नियम हैं, हम यह देख लेते हैं। शब्द स्तर पे यहाँ आपने देखा तो वर्तनी के 3 रूप आपने देखा, और उसके बाद अब इसमें अनुस्वार, अनुस्वार के रूप जो देखना है हमको, या अनुस्वार कितने प्रकार से उसका प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग होगा, यह चीज हमको देखना है। तो यह हम देखते हैं। तो पहला नंबर प्रत्येक वर्ग के 4 वर्ण, प्रत्येक वर्ग के 4 वर्ग का मतलब हम कह रहे हैं कि का से लेकर के मां तक की बात किया जा रहा है। का से लेकर के मां तक की बात किया जा रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी हम वर्ग की बात करेंगे तो का से मां तक की बात करेंगे। तो प्रत्येक वर्ग के पहले 4 वर्ण, प्रत्येक वर्ग के हम यह कहेंगे, प्रत्येक वर्ग के 4 वर्णों के पहले 4 वर्णों के पहले आ रहित पंचम वर्णों, आ रहित पंचम वर्णों, आ रहित पंचम वर्णों, पंचम वर्णों, प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्णों में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे। जैसे आपका अंगा आता है, ठीक है, अंगा आता है, उसके बाद न्या आता है, अणा आता है, ना आता है और मा आता है। ये जो वर्ण होते हैं इनके पहले प्रत्येक वर्ग के 4 वर्णों के पहले यदि आ रहित पंचम वर्णों ये सब का आना हो, पंचम वर्ण
का यदि प्रयोग हो तो उस अनुस्वार को हम, ये उस वर्ण को हम, इस पंचम वर्ण को हम अनुस्वार के रूप में लिख देते हैं। अनुस्वार के रूप में यानी इसके रूप में लिख देते हैं। आपको समझ में आ गया? कहने का मतलब प्रत्येक वर्ग के 4 वर्णों के पहले का से मां तक के हर 5वां अक्षर छोड़ दीजिए, उनके पहले 4 वर्णों के पहले आ रहित 5वां वर्ण यदि आता, आ रहित 5वां, 4 वर्णों के पहले मतलब जैसे है क, ख, ग, घ, अंगा। हम यही बात कर रहे हैं कि प्रत्येक वर्ग के 4 वर्णों के पहले, यानी कि हम इनकी बात कर रहे हैं, 5वें वर्ण की बात नहीं कर रहे हैं, यह ध्यान दीजिएगा। तो सभी वर्गों में, उसे का वर्ग, चा वर्ग, टा, पा, ठीक है, सभी वर्गों में चारों वर्णों के पहले यदि यह पंचमाक्षर का कोई भी 5वां अक्षर आता है तो इसको हम अनुस्वार के रूप में लिख देते हैं। इसको हम कैसे लिख देते हैं? अनुस्वार के रूप में लिख देते हैं। जैसे यदि हम आपको कह दें गंगा, गंगा है, यह देखिए, ये जो गा वर्ण आया है, गा के पहले देखिए, इन हमने क्या कहा है? 4 वर्णों के पहले, इन्हीं के पहले, यही बात कर रहे हैं, का, ख, ग, घ, अंगा। देखिए इन चारों में से आया, इन चारों में से किसी भी वर्ण के पहले यदि कोई 5वां वर्ण आता है तो उसको अनुस्वार के रूप में लिखेंगे। और यहां पर क्या हुआ है? गंगा। यह क्या है? वर्ग के चारों वर्णों के पहले क्या आया हुआ है? 5वां आया है। इसको हम अनुस्वार के रूप में लिखेंगे, इसलिए इसको गंगा लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से और हम शब्द आपको देते हैं। मान लीजिए कुंठा है, यह भी देखिए टा वर्ग का, टा, ठ, ड, ढ। देखिए 4 वर्णों के पहले ठा जो है दूसरे नंबर पे ही है। 4 वर्णों के पहले यदि कोई पंचमा अक्षर आ रहा, कोई भी पंचमा अक्षर आ रहा, देखिए यहाँ पंचमा अक्षर आ रहा है, तो इसको हम अनुस्वार के रूप में लिखेंगे। तो इसको क्या हो जाएगा? बात आई समझ में? तो इस प्रकार से आपका पहला नियम यह हो गया। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा